आपको क्या लगता है कि जब कोई स्टार्टअप करता है, शुरुआत करता है, तो उसमें सबसे बड़ी खामी बच्चे क्या करते हैं, क्या गलतियां करते हैं? मैंने अपना स्टार्टअप अपनी जर्नी कॉलेज के सेकेंड ईयर से शुरू कर दी। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम जब मैं रोंगटा आया हूँ। इनका जो इंक्यूबेशन सेंटर है रूबी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स जो छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, 172 जो प्रयोग हुए उसके बाद एक सॉस बना है। जी। आपने पूरी मेहनत करके एक प्रोडक्ट बना लिया, आपको लगता है कि उसके खरीदार मार्केट में है पर असली में नहीं है। अभी आपका बिजनेस कहाँ तक पहुंचा? मेरा बिजनेस अब पैन इंडिया अवेलेबल है। अब मान लीजिए हम ऐसे शुरू करते हैं बिल्कुल देसी भाषा में, कोई दुकान खोलनी है तो शुरुआत कहाँ से करनी है? पूरे इंडिया में किसी को भी 10 मिनट में अगर हमारी सॉस चाहिए तो दे कैन। कुल मिलाकर के ऐसे समझें कि आइडिया वो जो मार्केट में जिसकी डिमांड हो, केवल इसलिए नहीं कि आपका आइडिया नया है जो किसी ने नहीं किया। तो खाना तो पहले भी मिल रहा था, पर जोमेटो के कारण अब आप 3 सेकेंड में अपने पूरे शहर में कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप देखिए कि एक छोटा सा आइडिया जो है 24 साल की एक ईसा को एक अच्छा बिजनेस वुमेन बना देता है। और आपने कैसे शुरू किया था और कितना फंड जुटाया? अभी हम एक 100 करोड़ की कंपनी बन चुके हैं। कुल मिलाकर के जो मार्केट में चल रहा है उसमें आप प्रॉब्लम ढूंढें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज फिर हम जो छत्तीसगढ़ की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक रोंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी में है। और हर साल यहाँ एक प्रोग्राम होता है व्योम, जो 4 दिन चलता है और उसमें ऐसे ऐसे लोगों को बुलाने का और बच्चों से मिलवाने का प्रयास किया जाता है ताकि वो भविष्य में कुछ बेहतर कर सकें। इसी क्रम में आज व्योम की शुरुआत है और पहले दिन ही छत्तीसगढ़ के उन 2 लोगों को सक्सेसफुल लोगों को बुलाया गया है जिन्होंने शार्क टैंक में जाकर के अपने प्रोडक्ट को बताया। और शार्क टैंक में आप समझते हैं जाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वही लोग जा पाते हैं जिन्होंने कुछ किया हुआ होता है। तो हमारे साथ हैं एक शख्सियत। आपका नाम क्या है? चलो, आई एम तरणबीर सिंह सहानी। मैं रायपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्टार्टअप का नाम वी स्नैप यू है। हम इंडिया के सबसे बड़े कंटेंट जनरेटिंग स्टार्टअप हैं। शार्क टैंक सीज़न 2 में आए थे, उसके सिवाय 2 राउंड्स फंडिंग उठाई है। एंड दिस इज़ माई सेकेंड टाइम जब मैं रोंगटा आया हूँ। इनका जो इंक्यूबेशन सेंटर है रूबी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स जो छत्तीसगढ़ में है। पिछली बार भी जब यहाँ आए थे तो स्टार्टअप्स की फंडिंग के लिए हमको एज अ जज बुलाया गया था। इस बार भी सेम पार्ट है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है वो चीज़ जो ये कर रहे हैं। हमारे स्ट्रगलिंग डेज पे भी हम समझते थे कि यार बिज़नेस चालू तो कर लिया, इसको स्केल करना है। आदमी बहुत आसानी से पढ़ लेता है कि फंडिंग मिल जाती है, आइडिया बड़ा हो जाता है, आप पूरे इंडिया पे ऑपरेट कर लेते हो। पर आज जो हमको कॉमन सेंस लगता है, तब वो कॉमन सेंस हमको एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसे ही बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स पे गए थे हम, जहाँ हमको अपने मेंटर्स मिले, जहाँ से हमको फंडिंग मिली, जहाँ से हमको समझ आया कि एक स्टार्टअप होता क्या है, ग्रो कैसे होता है। एंड जहाँ पे हम अभी हैं, I guess it is due to incubation centers like this. So I think they are doing a great job, especially छत्तीसगढ़ जैसे रीजन के लिए। प्राउड हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, पर जब आप तुलना करेंगे इसकी मुंबई, बैंगलोर या दिल्ली के इकोसिस्टम से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ एक्सपोजर शायद लिमिटेड है। तो जो इनिशियलाइजेशन ये कर रहे हैं, जितना एक्सपोजर ये स्टार्टअप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, आई गेस अगर यही बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी करे तो हम भी बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर के बराबर ही होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब कोई स्टार्टअप करता है, शुरुआत करता है, तो उसमें सबसे बड़ी खामी बच्चे क्या करते हैं, क्या गलतियां करते हैं और क्या नहीं करनी चाहिए? वैसे तो मुझे लगता है कि जब आप शुरू करते हैं तो हर गलती ही आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। पर टू बी ऑनेस्ट, जैसे अभी हम भी बैठ के जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला एक बच्चा जब स्टार्टअप खोलने का सोचता है तो पहली चीज़ उसको लगती है कि पैसा मिल जाए, फंडिंग मिल जाए। प्रोडक्ट डेवलप करने में वो एफर्ट नहीं गया होता, मार्केट स्टडी करने में वो टाइम नहीं गया होता। बहुत बार आप एक प्रोडक्ट बना देते हैं एक मार्केट के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने पूरी मेहनत करके एक प्रोडक्ट बना लिया, आपको लगता है कि उसके खरीदार मार्केट में है पर असली में नहीं है। तो मुझे लगता है कि फंडिंग पहले नहीं, अगर आप छोटे स्तर पे अपना एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बना के लॉन्च करते हैं
और आपको अपना पहला दूसरा कस्टमर मिल जाता है, तब आपको पता होता है मैं धंधा कर सकता हूँ। उसके बाद जब आप एक्सपैंड करते हैं, आपके कस्टमर्स बढ़ गए, आपको पता है आपका प्रोडक्ट पसंद किया जा रहा है, उसमें 2-3 लेवल चेंजेस हो गए हैं, और जब आपको लगे कि हाँ यार अब मैं अपने प्रॉफिट से इसको अगर ग्रो किया तो मेरे को शायद 10-12 साल लग जाए, और अगर मेरे को एक एक्सटर्नल फंडिंग या हेल्प मिल गया तो वही ग्रोथ शायद मैं 1-2 साल में ले लूँ। तो आई थिंक फंडिंग तभी उठानी चाहिए जब आपको पता हो कि प्रोडक्ट में दम है, मार्केट में दम है, कस्टमर्स उसे पसंद कर रहे हैं, और फंडिंग में सिर्फ अपना प्रोसेस तेज करने के लिए ले रहा हूँ। जब भी फंडिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं या टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट फेल्स। सो आई थिंक आई वुड सजेस्ट दैट टू एवरी स्टार्टअप कि शार्क टैंक के बाद ऐसा हो गया है कि हाँ फंडिंग मिली है तभी आप स्टार्टअप हो, पर स्टार्टअप फंडिंग से बहुत पहले बनता है। जब आपका प्रोडक्ट बनता है, जब आपका पहला कस्टमर आता है, जब आपको फर्स्ट पॉजिटिव रिव्यू मिलता है, जब आप हर दिन प्रोडक्ट को अच्छा कर लेते हो, वो स्टार्टअप की जर्नी है। ये बहुत टेक्निकल हो गया, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि है क्या कि अब मान लीजिए हम ऐसे शुरू करते हैं बिल्कुल देसी भाषा में, कोई दुकान खोलनी है तो शुरुआत कहाँ से करनी है? देखिए दुकान और स्टार्टअप में थोड़ा फर्क तो होगा। तो स्टार्टअप होता है एक आइडिया जो हर कोई नहीं कर रहा हो, या फिर अगर कर भी रहा हो तो आप अलग से कर रहे हो। तो हम कुल मिलाकर के ऐसे समझें कि आइडिया वो जो मार्केट में जिसकी डिमांड हो, केवल इसलिए नहीं कि आपका आइडिया नया है जो किसी ने नहीं किया, जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस भी हो। एग्जैक्टली, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो सॉल्व हो रही हो। जैसे अगर आप आम भाषा में बोलेंगे तो खाना तो पहले भी मिल रहा था, पर जोमेटो के कारण अब आप 3 सेकेंड में अपने पूरे शहर में कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक रियल प्रॉब्लम है जो सॉल्व हुई है। टैक्सी तो पहले भी होती थी, पर आप टैक्सी को अपने घर के ऑफिस के लिए 100 रुपए में बुक नहीं कर सकते थे। तो वो चीज़ मार्केट में ज़रूर होती है, पर आपको इस वे पे प्रेजेंट होती है, इस तरीके से उसमें टेक्नोलॉजी हेल्प होती है कि वो एक एग्जिस्टिंग मार्केट सॉल्व कर रहा हो और पूरा इंडिया, पूरा दुनिया उसे यूज़ करे। तो एक स्टार्टअप तभी स्टार्टअप है अगर वो धंधा पूरा शहर, पूरा स्टेट, पूरा देश या पूरे दुनिया में फैल सके, और उसको एक नए तरीके से कर दिया जाए जो लोगों के लिए कन्वीनियंट हो। एग्जैक्टली। तो अगर आप एक असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप बड़े बन जाएंगे। अच्छा, तो अगर मान लीजिए किसी को फंड उठाना हो तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? इंक्यूबेशन सेंटर्स आना चाहिए, जैसे जहां हम बैठे हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक ईमेल पे फंड उठा लिया या किसी से मिले और फंड उठा लिया। आपको सीखना पड़ता है, आपको उनको बताना पड़ता है कि अगले 3 साल आप क्या करेंगे, अगले 3 साल में आपके खर्चे क्या होंगे, आप कमाएंगे कितना, आपका आइडिया एक्सपैंड कैसे करेगा, आपके कस्टमर्स कैसे आएंगे। जब आप 3 साल तक के प्रोजेक्शंस या फ्यूचर बता पाते हैं, तब उनको कॉन्फिडेंस आता है कि इस फाउंडर को पता है वो क्या करने वाला है, और उसके बाद फंडिंग चालू होती है। तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज कि आप समझें कि कौन लोग फंड करते हैं। फंडिंग के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, मैं फिर से टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, पर एंजल फंड होता है, वीसी फंड होता है। तो आपके लिए कौन सी टाइप ऑफ फंडिंग ज़रूरी है, आपको कितना पैसा चाहिए और आप उस पैसे का क्या करेंगे। जब तक आपको ये क्लैरिटी ना हो, मेरे को नहीं लगता आपको फंडिंग पे जाना चाहिए, नहीं तो अपनी कंपनी का बहुत सारा हिस्सा आप छोटे पैसे के लिए खो देंगे। अच्छा, आपने कैसे शुरू किया था और कितना फंड जुटाया? तो छत्तीसगढ़ की ही बात करेंगे। हम पहले स्टार्टअप थे छत्तीसगढ़ में जिन्होंने गवर्नमेंट से फंड लिया था। तो 36 INC करके रायपुर में जो इंक्यूबेशन सेंटर था, उसका फर्स्ट चेक हमको मिला था जो 17 लाख का था। उसके बाद सेकेंड फंडिंग हमने बॉम्बे से उठाई थी, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स से थी। ओला के जो CFO थे मितेश शाह, उनके थ्रू थी। उसके बाद ऑफ कोर्स जर्नी आगे बढ़ी और एक के बाद दूसरा स्टेप होते जाता है, शार्क टैंक वगैरह सब हुआ। पर हाँ, शुरुआत का श्रेय हम आज भी छत्तीसगढ़ को ज़रूर देना चाहेंगे। अच्छा, आपने जब शुरुआत किया था तो जो फंड था उसको जुटाने में आपको क्या क्या परेशानियां आई थी? जब आपको पैसे की ज़रूरत हुई तो आखिर कैसे बाकी लोग समझ पाए? ताकि तो इस स्टार्टअप में मैं और मेरा भाई दोनों थे। उसका एक बिजनेस था ट्रैवल का और मैं जॉब करता था, तो जॉब की जितनी सैलरी आती थी वो हम इस बिज़नेस में घुसाते थे। उस ट्रैवल कंपनी से जितने पैसे आते थे वो हम इस बिज़नेस में घुसाते थे, और हम अपना जॉब और अपना बिज़नेस करते हुए ही उसको बड़ा किया हमने। जब फंडिंग मिली तब ये हुआ कि मैंने अपनी जॉब छोड़ी और फिर मैं आगे बढ़ा और इसमें फुल टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की। तो पैशन अपनी जगह था, पर प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह होनी चाहिए। जब आपका पैसा गारंटीड है तभी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो 1-2 साल में आप हार मान जाएंगे। अच्छा, भारत में एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखने को आती है कि कोई भी आदमी नया बिजनेस शुरू करता है तो अपनी जमा पूंजी लगाता है।
ठीक है ना। फिर उसके बाद वो इंतजार करता है कि ग्राहक आए एक तरीके से उसके पास, या कस्टमर आए, जो भी आप कह सकें। लेकिन बाकी जगह भी ऐसा ये मॉडल ज़्यादा सक्सेस है कि चलते हुए काम में आप धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाएं, वो ज़्यादा सक्सेस है? तो दो ही चीज़ें, या तो आप पैसा लगा सकते हो या आप एनर्जी और एफर्ट लगा सकते हो। अगर आपकी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और आप खुद कोड कर सकते हो तो आप तब तक कोड करो जब तक वो लाइव ना हो जाए। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस की तरफ जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको दुकान डालनी है तो माल डालना पड़ेगा, आपको पंप डालनी है तो आपको ज़मीन और मशीन्स लगानी पड़ेगी। तो स्टार्टअप में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूंजी लगानी पड़े। बहुत टाइम आपके एफर्ट से भी एक आइडिया बन के बड़ा हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ तरण जी, है ना, तरणबीर सिंह जी, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला स्टार्टअप इनके नाम है। और इन्होंने फंड कितना जुटाया था वो भी बता दीजिए। छत्तीसगढ़ से हमें जो फंडिंग मिली थी वो लगभग 17.5 लाख की थी। आईपीवी से जो हमने फंड उठाया था वो लगभग 2 करोड़ का था। अभी हम एक 100 करोड़ की कंपनी बन चुके हैं और तीसरा राउंड ऑफ फंड इज ड्यू। भाई देखिए, अब करोड़ों में जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक आइडिया चाहिए, एक ऐसा आइडिया जो चलते हुए बिजनेस को और ज़्यादा शार्प तरीके से कर पाए, जिसकी मार्केट में डिमांड हो। अगर आप सोचते हैं कि उस नया कर देंगे, मान लीजिए वो नहीं चलता है, तब फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, ऐसे ही बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जो मार्केट में चल रहा है उसमें आप प्रॉब्लम ढूंढें कि इसमें हमारे इस आइडिया से ये प्रॉब्लम जो है रेक्टिफाई हो सकती है और जीवन बहुत आसान हो सकता है, या वो बिजनेस और भी ज़्यादा आसान हो सकता है। तब जो है एक अच्छा स्टार्टअप जो है सक्सेस तक पहुंचता है और फ़ायदा भी होता है, जॉब भी मिलती है। ये अच्छा, हमारे साथ एक और शख्सियत हैं जिनकी उम्र बहुत कम है लेकिन स्टार्टअप ज़बरदस्त है और उन्होंने इस स्टार्टअप के जरिए एक अच्छा खासा मुकाम भी हासिल किया। ये भी शार्क टैंक में गई थी। इनसे बात कर लेते हैं। नाम है ईशा झवर। ईशा जी, कितनी उम्र है, इतने जल्दी कैसे स्टार्टअप हो गया? तो मैं 24 साल की हूँ। मैंने अपना स्टार्टअप, अपनी जर्नी कॉलेज के सेकेंड ईयर से शुरू कर दी थी। जब मुझे आइडिया आया था, मुझे प्रॉब्लम दिखी थी मार्केट में, मैंने सोच लिया था इसे मुझे सॉल्व करना है, और वहीं से मैंने शुरू कर दिया और करते करते यहाँ तक पहुँच गई। कैसे आपने प्रॉब्लम कैसे देखी, आपको क्या लगा कि इसको हमको करना चाहिए? मेरे पर्सनल पेन पॉइंट्स थे। जब मैं कोटा गई पढ़ने के लिए, वहाँ पे खाना बहुत गंदा होता था, तीखा, तेल से भरा हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा पैकेज फूड्स अपने रूम में ला के रख लेती थी और वही खाती थी। लाइक रोटी में सॉस लगा ली, रोल किया और खा लिया। सब्ज़ी का तो कुछ नामो निशानी नहीं। ऐसा 1.5 साल चला, तो वो मेरी हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। जब मैं वापस घर आई तो मेरा वज़न 10 किलो बढ़ चुका था। मेरे गले जलने लगते थे, किडनी स्टोन्स हो गए थे, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। तो मेरी मम्मी ने रियलाइज़ किया कि ये तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंजेस, तुम्हारे बाहर के इतने खाने की वजह से है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो मैं अब लाना बंद कर दूंगी, या तो तुम खाना एकदम कम कर दो, ऐसे रोज़ रोज़ खाना नहीं चलेगा। तो उन्होंने घर पे लाना कम कर दिया, हमें अलाउड नहीं हुआ खाना। तो मैंने घर पे अपने लिए बनाना शुरू किया, और अपने लिए जब बनाना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया, तब कोविड का टाइम चल रहा था, कि ये हर घर की, हर मम्मी, हर बच्चे की प्रॉब्लम है। हर मम्मी चाहती है कि हमारा बच्चा फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सब्जी ये सब खाए, पर बच्चों को वो चीज़ें नहीं पसंद आती। तो मैंने कहा, अगर इन चीज़ों को जो मम्मियाँ चाहती हैं कि बच्चे खाएं, गुड़, काजू, सब्जियां, इन्हें अगर एक सॉस की फॉर्म में बना दिया जाए तो वो बच्चों को टेस्टी भी लगेंगी, मम्मियों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो वही मैंने किया। मैंने ट्रायल्स किए, 172 ट्रायल्स, और मैंने वो सॉसेस लॉन्च की। हमारी सॉसेस में शक्कर नहीं होता, कोई केमिकल्स नहीं होते, कोई प्रेजर्वेटिव्स नहीं होते, सब कुछ घर के जैसे इंग्रेडिएंट से बनता है। तो अच्छा, 172 जो प्रयोग हुए उसके बाद एक सॉस बना है। जी जी। उसमें क्या क्या है? हमारी 6 तरह की सॉसेस हैं। टमेटो केचप, इमली एंड डेट सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज, और जैन टमेटो केचप। अभी आपका बिजनेस कहाँ तक पहुँचा? मेरा बिजनेस अब पैन इंडिया अवेलेबल है। हम अपनी वेबसाइट से सेल करते हैं, हम अमेजोन में अवेलेबल है, हम मेजर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट पे पैन इंडिया अवेलेबल है। मतलब पूरे इंडिया में किसी को भी 10 मिनट में अगर हमारी सॉस चाहिए तो दे कैन जस्ट ऑर्डर इट। तो आप देखिए कि एक छोटा सा आइडिया जो है 24 साल की एक
ईसा को एक अच्छा बिजनेस वुमेन बना देता है। और इनका जो सॉस है, इनका जो प्रोडक्ट है, इन्होंने एक रिसर्च किया कि सॉस तो चल ही रहा है लेकिन एक बेहतर सॉस का विकल्प दिया जाए ताकि पेरेंट्स भी जो है बच्चों को प्रेफर कर पाए, है ना, कि वो उनके लिए हेल्दी है और वो अच्छे से मतलब खुशी खुशी खरीद भी पाए। तो उन्होंने, आप देखिए, चलती हुई चीज़ों में, जैसा कि तारन जी बता रहे थे कि चलती हुई चीज़ों में आप एक बेस्ट लेकर के आएंगे तो एक अच्छा सक्सेसफुल आइडिया, एक अच्छा स्टार्टअप जो है सफलता की ओर जाता है। तो ये भी जो है अब आज जो है रूंगटा स्किल यूनिवर्सिटी, जो इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी है, उनके बच्चों को बताने के लिए आई हैं कि एक नया स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाता है, कैसे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को जो है सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको भी एक अच्छा स्टार्टअप शुरू करने में इन दोनों लोगों की बातों से अच्छी मदद भी मिलेगी। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।